अच्छा ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। तो लास्ट टाइम हमने चीज़ें छोड़ी थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जब कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, उनमें कुछ चीज़ें हमारी जो रह गई थी उनको मैं एक दफ़ा डिस्कस करता जाऊँ। ठीक है, इसमें एक था बकल होल रिले। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी उजैर, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर। ओके गुड। हाँ सर, यस सर। ओके, एक था हमारा बकल होल रिले। अच्छा, टैप चेंजिंग का हमने बात की थी, बाकी सारी चीज़ें। बकल होल रिले क्या था? ये एक ऐसा है कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए एक कंपोनेंट लगा होता है, और ये जो हमारे इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब मैं वीडियोस में दिखाऊंगा, और इसको सिर्फ मैंने बताना था। दूसरा ब्रीथर था, जो कि कनेक्टेड होता है हमारा कंजर्वेटर टैंक के साथ। ठीक है, ये सारे वीडियोस में मैं आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन बाकी चीजें जो उसमें थी हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, बाकी अब आप बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की तैयार की जाती है, मगर उसमें से एक है कि माउंटिंग लोकेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन के कौन कौन से हैं। एक होते पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, दूसरा होते हैं पेड माउंटेड ट्रांसफार्मर। एक अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की होती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो जो टावर्स होते हैं हमारे, जिनको हम पोल बोलते हैं, वो उन टावर्स पे लगे होते हैं, वो पोल माउंटेड कहलाते हैं। अच्छा, कहीं काफी जगहों पे मतलब बाकी जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जमीन पे एक पेड़ बना होता है। पेड़ वो एक स्टेप जिस पे रखा होता है। ये अंडरग्राउंड वगैरह या इस तरह की ट्रांसफार्मर जब हो रहे थे उसमें यूज होता है, और वैसे भी उस जो हैवी बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं तो उसमें रखाया जाता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनको पेड माउंटेड कहते हैं, और दूसरों को पोल माउंटेड। उनको कलेक्टिवली शॉर्ट में जो आप देखेंगे शॉर्ट निकालेंगे तो वो पीएमटी कराते हैं। ये बड़ा फेमस नेम है, पीएमटी पीएमटी। अच्छा, दूसरी टाइप जो है आपके पास जो ट्रांसफार्मर की है, वो बेस्ड ऑन द कूलिंग सिस्टम। अच्छा, जिस तरह लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने डिस्कस की थी, तो ट्रांसफार्मर में जो अंदर वाइंडिंग लगी हुई थी उसमें तीन चार टाइप के, तीन थ्री फेज है तो तीन वाइंडिंग्स लगी होती हैं उसमें। तो उन वाइंडिंग्स को कूल करने के लिए, मतलब उन वाइंडिंग से जब करंट गुजरता है तो टेम्परेचर राइज होता है। उन वाइंडिंग के टेम्परेचर को एक नॉर्मल टेम्परेचर के रखने के लिए उनको कूल किया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। तो उनके जो ठंडे करने के मेथड के बेस पर दो टाइप्स के हैं। एक लिक्विड इमर्स ट्रांसफार्मर्स, जो हम ऑयल पुट कर रहे थे, एक्चुअल में ये ऑयल भी एक लिक्विड है, जो कि हम ऑयल इसमें प्लेस कर रहे हैं। तो उसको इस तरह के जिसमें ऑयल या दूसरे टाइप के जो किसी भी लिक्विड की मदद से उसको कूल किया जाए, तो उसको कहा लिक्विड इमर्स ट्रांसफार्मर। अच्छा, दूसरे होते हैं ड्राई टाइप, जिनमें इस तरह का कोई कूलेंट वगैरह जो लिक्विड वगैरह नहीं होता, उनको हम ड्राई टाइप होते हैं। वो ड्राई टाइप ही आपके पास होते हैं, कूलिंग मेथड उनका होता है। क्लियर? अच्छा, तीसरे जो टाइप है नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से बड़ी फेमस है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर थ्री फेज तीन फेज है थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और सिंगल फेज है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल कोई अलग है। ऐसा है कि फॉर सपोज एक ट्रांसफार्मर सिंगल फेज है, लिक्विड इमर्स उसकी कूलिंग टाइप है, और वो पोल माउंटेड है, तो ये तीनों चीजें एक ही ट्रांसफार्मर में आ गई। मगर हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरी एट्रीब्यूट, हर फैक्टर के बेस पे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया शायद उदय? शायद सर। ओके गुड। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें हैं, थोड़ा सा और बेहतर। ये हमारे है पेड माउंटेन। जिस तरह जमीन पे मैंने कहा था ना होते हैं कि पेड़, जमीन का मतलब ये है कि
ये कोई इस तरह सेटअप बनाया जाता है और उधर ही ये कनेक्टेड होते हैं। उनकी वजह से उसको पेड़ माउंटेड कहा जाता है। ठीक, ये अंडरग्राउंड जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या इस तरह के, तो ये चीजें बाहर रखी जाती हैं। अच्छा, पोल माउंटेड तो वैसे ही आपने देखे हुए होंगे, तो उनकी तस्वीरें फिल वक्त नहीं डाली हुई। अच्छा, दूसरे हैं हमारे पास जो कूलिंग मेथड जो है ट्रांसफार्मर के, जो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। वो कूलिंग टाइप जो मेथड थे वो दो थे, एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें भी फिर दो है, एक एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर, दूसरे एयर ब्लास्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये ऐसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनमें हमारे पास इनको कूल करने के लिए नेचुरल एयर का फ्लो होता है। इनमें कोई वो नहीं होता, कोई लिक्विड या इस तरह की चीजें हमने क्या। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स जो ड्राई ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसमें लिक्विड, उनके पास एयर के थ्रू ही वो कूल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरे एयर ब्लास्ट है, उनमें एयर मतलब फोर्स एयर्स होती है, प्लेस की जाती है ताकि वो हीट बाहर निकले, तो उसको एयर ब्लास्ट में आते हैं कैटेगरी में। ये दो टाइप हैं आपके ड्राई टाइप के। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों को ना आपको दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें, ताकि कुछ आपको आइडिया और भी क्लियर हो जाए। ठीक, अच्छा, तो अभी कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? Yes, sir. The methods of transformer show रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा मैं जो दिखाना चाह रहा था, तो उसमें जो एयर ब्लास्ट में होता है, मैं वो कुछ अब ये, तो उसमें एयर जो है ना, बाय फैन या किसी तरीके से एक बाय फोर्स एयर उसमें सर्कुलेट करवाई जाती है ताकि वो आपके पास ठंडा रहे। इसका एग्जांपल यूं ही ले लें कि जिस तरह हम घरों में एक चीज़ है कि उसको गर्म होती है तो ठंडा करने के लिए एक तो सिर्फ इन्वायरमेंट में बाहर रख देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये खुद ही ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जब आपके पास कोई चीज़ जो मिसाल तो जल्दी ठंडी करनी हो या ज़्यादा गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फैन चला देते हैं, तो क्या होता है कि उससे ज़्यादा वो ठंडा होता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है उसमें भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरे टाइप्स हैं, ऑयल इमर्स्ड नेचुरल ट्रांसफार्मर, इसमें ऐसा होता है कि इसमें फिर मजीद चार टाइप्स हैं। ठीक, एक होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, दूसरा ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स, एक ऑयल फोर्स, एयर फोर्स, ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स। ये चार टाइप्स के जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कूलिंग मेथड्स। अब इनको मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पे ये देखिएगा अभी क्या शेयर हो रहा है, ये। Yes, sir. ठीक है, अब ये देख रहे हैं जो एक्चुअल में जो चीजें Yes, sir. पूरा ट्रांसफार्मर का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है कि इसमें Yes, आपके sir. पास जो है
जो रेडिएटर्स होता है, मतलब ये जो हमने सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं पिछले वीडियोस में अच्छे तरीके से, Yes, sir. मैं रिपीट कर दूं, ये हमारा एक होता है कंजर्वेटर टैंक जो कि हाफ ऑयल से भरा होता है। ये मैंने कहा था कि क्यों भरते हैं हाफ, ये नेचुरली, क्योंकि जब आपके पास एयर जो जब एयर में इसमें सॉरी एयर नहीं बल्कि कॉइल हीटअप होती है, तो इससे आपके पास ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, क्योंकि ऑयल भी उधर ही घूम रहा होता है और ऑयल घूमने की वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, तो वो एक्सपेंड होके फिर ऊपर जाता है और कंजर्वेटर टैंक फिर वो फुल हो जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। और ये फिर नीचे हो जाती है, तो इस ऊपर और नीचे होने में इसको, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नली इसके ये बाहर उसको ओपन वॉलेट होता है हवा के लिए, तो उस हवा में कभी, क्योंकि इन्वायरमेंट्स होती है तो हवा हमेशा खुश्क नहीं रहती, तो उस हवा में कभी कभी कोई मॉइस्चर मट्टी वगैरह आ जाती है, तो उससे बचने के लिए फिर यहाँ पर जो है एक ब्रीथर लगाया जाता है, जिसका यहाँ पे ना लिखा हुआ ब्रीथर। ब्रीथर में सिलिकॉन जली होती है, वो क्या करती है, हवा जो यहाँ से गुजरती है उस हवा को वो उसकी नमी खत्म कर देता है, तो ये था ब्रीथर का काम। एयर टैंक। दूसरा बकर और रिले जो Yes, लगा sir. होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है ट्रांसफार्मर की, जो जहाँ से गैस जनरेट होती है, तो ये सिर्फ गैस को ऊपर जाने देता है, अंदर नहीं आने देता। तो इस तरह का एक फिनोमेना होता है जो फ्लो करवाता है ये बकर और रिले, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब ये जो हम Yes, ट्रांसफार्मर sir. पढ़ ठीक. रहे हैं, ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ना आपके सामने नजर आ रहा है, अब इसमें ऑयल को हम बाय फोर्स, मतलब ऑयल ऐसे डाल देते हैं उसमें ट्रांसफार्मर में, और फिर ये यहाँ पे रेडिएटर्स के साथ ना विंग्स लगी होती हैं। अक्सर हमने ट्रांसफार्मर ना बाहर देखे Yes, sir. होंगे तो कुछ इस तरह बने होते हैं, कुछ इस तरह ना उसमें बाहर विंग निकली हुई थी, ग्रे कलर के ट्रांसफार्मर होते हैं और बिल्कुल Yes, sir. चारों तरफ से विंग, ये विंग्स अंदर पाइप्स की तरह होती है। इनमें क्या होता है, Yes, जैसे sir. जैसे ट्रांसफार्मर हीटअप होता है तो वो उसके आसपास ऑयल होता है, तो ऑयल हीटअप होता है, वो Yes, ऑयल sir. हीटअप होने के बाद वो एक्सपेंड होता है, तो वो उन पाइप्स में से वो ऑयल में गुजरता है। अब क्योंकि वो पाइप्स जो है वो Yes, एयर sir. एयर के साथ है, मतलब बिल्कुल ट्रांसफार्मर के चारों तरफ होता है, तो उस ट्रांसफार्मर से फिर वो क्योंकि हवा गुजरती है नेचुरल हवा, तो वो कूल होता Yes, sir. जाता है। इस तरह ऑयल की जो सर्कुलेशन है वो भी नेचुरल होती है, और जो ऑयल की वो क्या कहते हैं, Yes, sir. ठीक है, ऑयल की नेचुरल सर्कुलेशन होती है, और साथ ही साथ उसमें जो एयर है, जो एक्सटर्नल नेचुरल एयर है, वो उसके सरफेस माउंट से गुजरती है और वो ऑयल को ठंडा करती है, मतलब ऑयल को ठंडा करता है, और जो ऑयल भिजाते खुद एयर के Yes, थ्रू sir. ठंडा होता है। ये ओवरऑल पूरा फिनोमेना है, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. ये था हमारा कूलिंग टाइप नंबर 1 जो हमने डिस्क्राइब किया, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा फिनोमेना समझ में आ गया, एक जनरली स्कीमिक अच्छा इस वीडियो में आया हुआ, तो मैंने Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब जो दूसरा कूलिंग टाइप है, मतलब वो ट्रांसफार्मर का वो है कुछ इस तरह है कि उसमें ऑयल की जो सर्कुलेशन होती है इनसाइड द ट्रांसफार्मर वो नेचुरल होती है, मगर एयर फोर्स होती है। एयर फोर्स का मतलब है, बजाय इसके कि हम नेचुरल विंग्स बाहर निकाल दें और ट्रांसफार्मर को जो है ऐसे ही मतलब कहें कि वो नेचुरल एयर के थ्रू कूल हो, तो वो इस तरह कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं, मतलब हेवी लोडेड के लिए बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उस ट्रांसफार्मर में फिर आपके पास ये नेचुरल एयर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट मतलब काम नहीं करता। या फॉर सपोज आपको किसी कंजेस्टेड एरिया में कोई ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं इस तरह का, जहाँ पे आपके पास नेचुरल एयर का इतना फ्लो नहीं है, तो उधर उस तरफ जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो फिर हमारे पास इस तरह के काम होते हैं। उसमें क्या होता है, रेडिएटर पे आप जो है कूलिंग फैंस लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के फैंस चलते रहते हैं, जिस वो मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक घर में हम कोई चीज एक तो ठंडी करनी होती है तो हम एक तो हवा में वैसे ही बाहर रख देते हैं, तो ठीक है, वो नेचुरल एयर के थ्रू वो ठंडा होता है। दूसरा ये होता है कि हम क्या करते हैं उसके ऊपर फैन चला देते हैं, अगर जभी जभी गर्मी ज्यादा होती है और नेचुरल हवा भी इतनी ज्यादा ना हो, तो हम क्या करते हैं कोई चीज ठंडी करनी है, दूध वगैरह या कोई भी चीज, तो उसके ऊपर हम फैन चला देते हैं, तो वो फैन जो है ना उसको ठंडा करता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है।
कि आपके पास जो अंदर ऑयल की जो सर्कुलेशन जो रेडिएटर्स के थ्रू होती है वो तो नेचुरल है, मगर बाहर जो हवा है ना वो एक्सटर्नल दिया जाती है। उस वजह से इसको कहा जा रहा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। एयर को फोर्स कर रहे हैं हम, तभी नाम नाम से जाहिर हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई मुबशिर? यस सर। जी ये सर, यस बात सर। ये बात क्लियर है कि अभी जो मैंने बात बताई? यस सर। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास जो टाइप है वो है कूलिंग टाइप। मतलब वो है आपके पास ऑयल फोर्स और एयर फोर्स। मतलब एयर फोर्स का तो आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम रेडिएटर्स के थ्रू यहाँ वो कूलिंग फैंस लगाते हैं। ऑयल फोर्स का मतलब है ऑयल की सर्कुलेशन है वो भी हम ये बात क्लियर हो रही है? सर, यस सर। सर ये थोड़ा बता दें सर। हाँ। अच्छा, वीडियो की आवाज नहीं आ रही आपके पास? नो सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो ऑयल जो है नेचुरल सर्कुलेशन में हम नहीं छोड़ते। ये क्या करता है, एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है और इसमें यहाँ पे नीचे एक पंप लगा होता है, पंप इस तरह के मोटर टाइप, जो कि एक्चुअल में वो आपके पास जो ऑयल को यूं सर्कुलेट करवाता है। तो उस क्योंकि जैसे ऑयल की सर्कुलेशन बढ़ती है और इधर फिर आपने वो कूलिंग फैन लगाया होता है तो एक्सटर्नली उस हीट एक्सचेंजर के साथ, तो उसमें क्या होता है कि ऑयल की यूं यहाँ से इसके के थ्रू जो सर्कुलेशन होती है वो भी ज्यादा तेज होती है। और दूसरा आपके पास जो रेडिएटर है, हीट एक्सचेंजर है, इसके थ्रू कूलिंग आप फैन के थ्रू कूलिंग करवाते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई रेटिंग के होते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोड होता है सबस्टेशन वगैरह पे या वो, तो उस तरह के ट्रांसफार्मर्स में ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास। ये बात क्लियर हुई थोड़ी या नहीं? मतलब यहाँ पे आपके पास ये तेल यूं घूमता है। जी सर। ये बात क्लियर है? ठीक है। मत यस सर। ठीक है, तो एक ये टाइप थी हमारे पास जो इसको हम कह रहे थे ऑयल फोर्स एयर फोर्स। अच्छा, एक जो लास्ट है वो है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। अब ये क्या होता है? ये अगर मिसाल लो पिछला समझ में आ गया, आपको क्या लगता है ये क्या चीज होगी? हेलो? जी सर। जी मुबशिर, कोई बोले तो सही। जी 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 सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें क्या होता है, ये भी एक किस्म का ट्रांसफार्मर इस तरह के बहुत हाई रेटेड जो होते हैं, इनमें यूं होता है कि आपके पास जो ये जो ऑयल है ये पंप के थ्रू इन ना पाइप से यूं यूं सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब ये सर्कुलेट हो रहा है जी यहाँ से। अब जी सर। अब इसको कूल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, ये गर्म समझो कि ऑयल यहाँ से आता है यूं जाता है और ये पंप के थ्रू यूं सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है इसमें क्या होता है कि यहाँ से पानी ठंडा आता है, वो यूं गुजरता है और फिर वो पानी यहाँ से निकल जाता है। इस तरह आपके उस ऑयल को ठंडा किया जाता है। अब देखो फिनोमेना क्या हो रहा है, ये ऐसे ही समझो कि जिस तरह फॉर सपोज आप घर में कोई ऐसी चीज बनाए कि एक पाइप हो जिसके ऊपर से ना कोई आप चीज डाल रहे हो, ऑयल वगैरह डाल रहे हो, और उस पाइप से जहां जहां से वो पाइप से गुजर रहा है
आप उस पाइप को एक्सटर्नली अगर ठंडे पानी में डाल देंगे तो अंदर उसमें ऑयल जो होगा वो भी ऐसे साथ ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना ये फिनोमेना। यस सर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फिनोमेना यहाँ पे हो रहा होता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, क्योंकि वाटर भी हमारे पास यहाँ से वो हम अपने खुद डालते हैं, उसको फोर्सली करते हैं, और पंप ऑयल को भी हम मतलब पंप लगा के सर्कुलेट करवाते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंटली ठंडा करता है, क्योंकि अब यहाँ पे इस तरह ये होते भी बहुत हाई रेटेड ट्रांसफार्मर्स में यूज करते हैं। ये हर ऐसे नहीं है कि मिसाल दो हम पोल माउंटेड वगैरह में वो बस हर किसी में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो नेचुरली वैसे ही काम हो जाता है। तो ये बहुत हाई सब स्टेशन वगैरह पे इस तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत होता है, तो उनकी वाइंडिंग गर्म भी बहुत होती है। और वाइंडिंग को भी एक हद तक गर्म होने से, उससे ज्यादा करेंगे तो वाइंडिंग खराब हो जाएगी, और इतना लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। जाहिर बात है ट्रांसफार्मर तो अब नहीं जाएगा, मगर साथ ही साथ हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा, इकोनॉमिकली भी लॉस होगा, एक बिजनेस लॉस होगा। तो इस तरह के हमारे पास ये देखना पड़ता है, ये पूरी कैलकुलेशन होती है। ऐसे नहीं है कि किस तरह कि आपके पास इतनी कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा तो कितना टेम्परेचर जनरेट हो सकता है, फिर वो ऑयल कितना एब्जॉर्ब कर सकता है टेम्परेचर, फिर वो किस तरह उनको हम ठंडा करवाते हैं। तो ये सारा जो था चारों टेक्निक, और ठीक है इस वीडियो में उन्होंने ये अच्छे एनिमेटेड तरीके से समझाया हुआ था, मैंने इसको फास्ट। ठीक है, अब इनमें से किसी जी को सर। समझ में ना आया हो या कोई चीज पूछनी हो। नो सर। ठीक है, चलो, गुड। अच्छा, ये था हमारे पास इस वीडियो के हवाले से। अब मैं आता हूँ अपने उस स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये थे चारों मेथड जो कि यहाँ पर इसी तरीके से समझाए हुए हैं। या खुद आप देख सकते हैं, ये हमने जो वीडियो में देखा हुआ है कि ये हवा फ्लो होती है, रेडिएटर से और फैन लगे होते हैं। तो इन्हें चारों पांच टाइप्स को यहाँ पे समझाया हुआ है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर्स को कनेक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहला जो चीज यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट है वो है वाई कनेक्ट ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। तो मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि आप लोग सारे पहले ही ये चीज पढ़ कर आए हैं, मतलब ये सब्जेक्ट तो सारे पढ़ कर आए हैं, रिपीट कर रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मुझे थोड़ा उस पर कमेंट करें। जी, मुबशिर, अब्दुल रहमान। सर एक मिनट सर। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, लाजमी नहीं पढ़ के बताऊं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर ये जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है पैरेलल में, इसलिए क्योंकि सर जो सर इसका लोड है ना सर, वो मतलब ट्रांसफार्मर की जो है एक या एक से ज्यादा सर जो है कैपेसिटी मतलब दे सकता है। कैपेसिटी भी सर काफी होती है इसकी कैपेसिटी, और सर इसकी जो रिलायबिलिटी होती है ना सर वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है पैरेलल में। पैरेलल ऑपरेशन में सर जैसे सिंगल सर लार्ज यूनिट्स जैसे सर होते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये तो स्लाइड में चीजें लिखी हुई हैं, मुझे अपने लफ्जों में इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दें। ये तो ठीक है, इस बात से जी इनकार जी। नहीं है, मगर जो मैं ये पूछा ये तो चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको क्या समझ में आया इसके ख्याल में। जी अब्दुल रहमान, आप कुछ तो बोले हैं, कोई मसला नहीं, गलत सही कहा।
अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के जो मिड हैं वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में ही होंगे। सो आप अपने हिसाब से तैयारी उस हिसाब से कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी में मिड होंगे 2 घंटे के, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी। और जो आउटलाइन है जो हम फॉलो करेंगे वो यही होगी जो मैंने आपसे उस दिन शेयर की थी। सो उसके हिसाब से जो हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 1 वीक ये लेट स्टार्ट हुआ है हमारा कोर्स, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैंने काफ़ी रिपोर्ट वगैरह चीज़ें हैं ना शेयर की हुई हैं उस पे आप लोगों के साथ, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सर मिड कब होंगे? मिड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उम्मीद है, अभी ऑफिशियली अनाउंस होंगे, मतलब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने ना काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, अभी काफ़ी चीज़ें सर डीएसपी ने बताया कि मिड से 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा जिससे आप हॉस्टल में आके तैयारी कर सके। तो सर अभी तक तो कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। मतलब वो जो भी पॉलिसी होगी, मगर मैं भी एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि फाइनल है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, अभी हम आते हैं मैंने ये सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, ऐसे ना थोड़े सुस्त चल रहे हो। तो हमारे अच्छे खासे भी टॉपिक्स रहते हैं, मैं काफ़ी डिटेल टॉपिक्स करवा रहा हूँ, और जो अटेंड नहीं कर पा रहे वो मुझे वो लेक्चर सुनकर उसकी समरी भेज दिया करें। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मिड में आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, और फिर आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, वाई कनेक्ट ट्रांसफार्मर इन पैरेलल, ठीक है। एक सिंपल सा फैक्ट है कि जब पैरेलल में हम लगाते हैं, एक जनरल भी हमें चीज़ पड़ी है, जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है करंट इंक्रीज हो जाता है, सम अप हो जाता है। तो जब आपके पास लोड का मतलब पावर में तो हम वोल्टेज तो नहीं बढ़ा सकते, मगर करंट तो बढ़वा सकते हैं। तो उस हिसाब से पैरेलल ट्रांसफार्मर्स को हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे एक तो कैपेसिटी अगर कम हो कहीं पर, तो पैरेलल ट्रांसफार्मर लगाकर हम वहाँ पे उस कैपेसिटी के हिसाब से जो लोड को सप्लाई करवा सकते हैं। फॉर सपोज पुराने किसी एरिया में आपने पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया था, अब वहाँ पे लोड बढ़ गया है, अब वो ट्रांसफार्मर भी नहीं कर पा रहा, तो आप उधर उसके साथ दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा देते हैं। तो इस तरह समझोगे एक हिसाब से इन जो आपके पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो इंक्रीज लोड को कंपनसेट करते हैं बाय अप्लाइंग द ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। अच्छा, फिर दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉर्ज ट्रांसफार्मर, एक ये भी केस होता है कि अगर फास्ट सपोज आपके पास कोई बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, 2 पैरेलल में लगा देते हैं, तो आपके पास काम आ जाता है। तीसरा जो फैक्टर है जो कि इंक्रीज रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर सपोज आप किसी एरिया को, किसी लाइन को 2 ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई करवा रहे हैं, अगर कोई एक भी आपका ट्रांसफार्मर जो वहां पर जो किसी इश्यू की वजह से खराब हो गया, तो तब भी आपके पास चलो समहाउ एक दूसरा ट्रांसफार्मर उस लोड को सस्टेन कर रहा होगा, उसको चला रहा होगा। तो एक ये फायदा हो जाता है कि आपके पास जहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर थे, तो एक इधर उधर भी हो गया तो दूसरा काम कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा आता है, एक ये कॉमन प्रैक्टिस है, ट्रांसफार्मर आर यूजुअली नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई, ठीक है। अब ये जो सवाल है, समझो कि आप लोगों को खुद जवाब देना है, मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट देनी है शाम तक, इसको थोड़ा खुद सर्च करेंगे है क्या चीज, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, आप लोगों को पहले खुद पढ़ें इसको, ठीक है। जी सर। ओके गुड। अच्छा, ठीक है सर। सर हाँ ये इसी क्वेश्चन की सर। हाँ, उसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है ना, व्हाई अच्छा। ट्रांसफार्मर्स आर जी सर। यूजुअली नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। उसमें मसले मसाइल हैं कुछ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे क्या होता है फेज सीक्वेंस वगैरह के क्या मसले आते हैं, इस तरह के कुछ मसले होते हैं इसमें, तो वो जो है इस वजह से उसको नहीं यूज किया जाता, एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, मतलब होते हैं मगर एक इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है ये, तो उन इश्यूज को आप लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर इन केस मिसाल तो ये तो हम बात कर रहे थे कि जनरल यूज केस बेस के, अगर कहीं पे आपको 2 ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ जाते हैं, आप समझो कि एक जगह पे आप एज ए इंजीनियर असाइन किए गए हैं और आपको किसी एरिया में सप्लाई देने का कहा गया है,
और आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी कि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा नहीं है, आपके पास 2 छोटे ट्रांसफार्मर हैं, आपने लोड एस्टिमेट किया कि यहाँ पे कितना हो सकता है और उस हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर वहां पे लगवाने। अब ट्रांसफार्मर तो एक था ही नहीं बड़ा वाला जो आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए, तो फिर आपको फॉर सपोज वहां पे कंडीशन ये आ गई कि आपको पैरेलल ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है ट्रांसफार्मर का। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई कंडीशंस क्या क्या हैं एक ट्रांसफार्मर को पैरेलल लगाने का या नहीं। ठीक है, तो जो कंडीशंस हैं 7-8 कंडीशंस हैं, उसमें जो 4 आपको कंडीशन जो दी गई हैं वो है कन्वीनियंट कंडीशंस। कन्वीनियंट कंडीशंस का मतलब ये होता है कि ये लाजमी कंडीशंस नहीं होती, ये कंडीशंस अगर हो तो बेहतर है, अच्छी बात है, अगर ना भी हो तब भी कोई ऐसा जितना वो इशू नहीं है। हाँ, जो मैंडेटरी जो नीचे 4 कंडीशन लिखी हुई ये कहलाती है मैंडेटरी कंडीशन। मैंडेटरी कंडीशन के मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं होती या वो आप फुलफिल नहीं करते तो फिर वो आपको जो पैरेलल ऑपरेशन में वो आपके पास फॉल्ट आ जाएगा या वो आपको काम नहीं होगा जिस काम के लिए आपने वो लगवाया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने 2 ट्रांसफार्मर्स का ना एक कनेक्शन एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा पहले आते हैं कि भाई कन्वीनियंट कंडीशंस कौन सी होती हैं। कन्वीनियंट ये है कि सेम वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो। ठीक है, अब ये कन्वीनियंट कंडीशन है कि वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो दोनों का सेम हो, ये कन्वीनियंट कंडीशन है मगर लाजमी कंडीशन नहीं है। अच्छा, सेम परसेंटेज इम्पीडेंस, दोनों की इम्पीडेंस जो हो वो परसेंटेज इम्पीडेंस वो दोनों की सेम हो, या दोनों ट्रांसफार्मर जो सेम केवी रेटिंग के हो, ये भी कंडीशन जो है आपके पास वो कन्वीनियंट है, मतलब लाजमी नहीं। सेम पोजीशन ऑफ टैप चेंजर, तो ये सेम पोजीशन ऑफ टैप चेंजर हो। टैप चेंजर क्या था जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि ये ऐसा कंपोनेंट होता है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो हम उसको चेंज करके नंबर इसका चेंज करके वोल्टेज को सेट करते हैं, क्योंकि इससे हम या तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मैंने मल्टी टेप और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के इसमें एग्जांपल बताए थे। ठीक है, अच्छा, जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो ये हैं कि भाई दोनों की जो फेज एंगल शिफ्ट है वो दोनों की सेम हो, दोनों की पोलरिटी सेम हो, दोनों की फेज सीक्वेंस सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये मतलब चारों कंडीशन में हो, मतलब एक ट्रांसफार्मर आप 50 हर्ट्ज पे चला रहे हैं दूसरा 50 हर्ट्ज पे, तो ये भी नुकसान है, या दोनों की फेज सीक्वेंस वगैरह भी चेंज हो, या पोलरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो। अच्छा, फेज एंगल शिफ्ट और ये फेज सीक्वेंस थोड़े से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि भाई न्यू है, और उसको हम देखते हैं अभी आगे आगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर अगर 3 फेज का हो, ये बात समझ में आ रही है ना भाई या नहीं? हेलो, जी सर। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके गुड। अच्छा, ट्रांसफार्मर हमारे पास 3 फेज होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के आपके पास 3 कॉइल्स होंगी। कॉइल्स मतलब वो जो वाइंडिंग्स जिसको हम कह लें, समझोगे एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है, जी सर। तीसरी वाइंडिंग ये। जी अच्छा, हर वाइंडिंग के जो 2-2 टर्मिनल्स हैं ऐसे ही है ना, समझोगे एक इसका पॉजिटिव जी नेगेटिव सर। कर लें या कोई भी नाम लेते हैं आप, A1 B1 या कोई भी नाम रख लें, बस मेन चीज समझने की है कि इसके जो कनेक्शन होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि मतलब 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक टाइप के कनेक्शन ये हो सकते हैं कि मैं इन की एक साइड जो है ना आपस में सबकी कॉमन कर दूं और दूसरी सबकी साइड अलग अलग हो, तो ये कहलाएगा स्टार कनेक्शन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर इसमें सर एक साइड कॉमन होगी और बाकी जो साइड से इनकी अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग, इसको मैं आपके ऐसा होगा। सामने ना ये ड्रा हुआ है, तो ये देखो, समझो कि ये यहाँ पर एक कॉइल है, ये बॉक्स, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है। अच्छा, 1 वोल्ट इसकी कॉइल, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है,
और ये साइड अलग है, तीनों की एक साइड कॉमन होके उसको हमने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट। तो ऐसे कनेक्शन जो होते हैं उनको कहा जाता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि आपके पास तीनों कॉइल्स को एक कॉमन किया जाता है और उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जी सर। अच्छा, दूसरा जो साइड होता है, तरीका होता है इन तीनों कॉइल्स को कनेक्ट करने का, वो कुछ इस तरह होता है कि मिसाल दो सर इनका कॉइल, डिफरेंस क्या है सर? सॉरी आपने क्या क्वेश्चन क्या मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करेंगे? क्या है दोनों? आप क्वेश्चन में नहीं सुन पा रहा, दोबारा रिपीट। किसका सर फर्क हो गया? आप क्या डिफरेंस कब कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, अपना आवाज कट रही है आपकी। जी अब्दुल रहमान। अच्छा, किसी और को समझ में आया तो दोबारा काइंडली रिपीट कर दें, मैं शायद समझा वो कह रहे डिफरेंसेस का, मुझे से लगा वरना आवाज क्लियर नहीं आई थी। अच्छा, डिफरेंसेस क्या है कि दोनों में, इसमें आपके पास एक न्यूट्रल पॉइंट होती है और इसमें आप पर फेज अलग अलग वोल्टेज दे रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो, यहाँ पर जो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि बजाय इसमें आपके तीनों को एक एक काम मानो, इसमें कॉमन के भी टर्मिनल ही नहीं होता, ये आपस में एक चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये इसके साथ इसकी एक चेन बन गई, ये इसके साथ ये इस तरह एक सर्किल टाइप बनाते हैं। जब ये सर्किल टाइप बनाते तो तीन आपके पास जो है वो कनेक्शन बनते हैं। अच्छा, आप दोबारा रिपीट कर देंगे अब्दुल रहमान क्वेश्चन? आप डिफरेंस कहीं कह रहे थे या कुछ और था? ठीक है। अच्छा, इसमें सर जो आप, डिफरेंस का पूछ रहा था दैट इज। हाँ वो यही मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप पर फेज वोल्टेज मिल सकता है, मतलब जिस तरह 220 वोल्टेज हमें, मतलब क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट कॉमन होती है। और यहाँ पर आपके पास हर टर्मिनल टू टर्मिनल जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो 400 मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो होता है कि इसमें चार आपके पास वायर्स आउटपुट में आती हैं क्योंकि एक न्यूट्रल पॉइंट होती है। और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ तीन ही टर्मिनल्स आपको मिलेंगे जिसका पर फेज वोल्टेज उसका जो टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज है वो 400 ही बनेगा होता है। ठीक है, तो ये इनके मेन है। अच्छा, ये दोनों कनेक्शंस के अपने अपने वो प्रोज एंड कॉन्स हैं कि स्टार डेल्टा एक बड़ा फेमस कनेक्शन है। एक में करंट ज्यादा आपके पास होता है क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा सप्लाई करता है, दूसरे में आपके पास करंट कम होता है मगर वोल्टेज वो पर फेज मिलता है। तो दोनों के अपने अपने हैं। और स्टार डेल्टा जो कनेक्शंस हैं ये मोटर्स वगैरह में ये काफी इस्तेमाल होते हैं। पीएलसी वगैरह के स्पेशल प्रोग्राम बनते हैं जब इंडस्ट्रीज ये मोटर होते हैं जिनमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए होता है, तो फिर आपको एक पहले स्टार से कनेक्ट करवाते हैं और मिसाल दो डेल्टा से ओपन करवाते हैं फिर स्टार में कन्वर्ट करवाते हैं। ये सारे पूरे एक क्या कहते हैं सिनेरियो है। मैं इसका आइडिया आपको एक वीडियो के थ्रू दूंगा कि उससे आई होप इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा आइडिया कि ये है क्या चीज। पर फिल वक्त जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि आपको एक ट्रांसफार्मर में इस तरह के दो टाइप्स के कनेक्शन मिलेंगे। मतलब या जो तीन कॉइल्स हैं उसकी इंटरनल वो या तो स्टार कनेक्शन में हो या डेल्टा कनेक्शन में। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो 6 कॉइल्स होती हैं। 6 कॉइल्स कैसे? तीन प्राइमरी साइड की, तीन सेकेंडरी साइड की, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो जी सर। तो प्राइमरी के कनेक्शन अलग होंगे और स्टार के अलग होंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास सिनेरियो आता है, ठीक है, कनेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको ये पढ़ता जाऊं, ये चीजें वही हैं जो हमने जहाँ डिस्क्राइब की। अब क्या होता है कि मिसाल दो आपने पहले वाला जो प्राइमरी था उसको आपने स्टार से कनेक्ट किया, जो सेकेंडरी है उसको आपने डेल्टा से कनेक्ट किया, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ऐसे कनेक्शंस को जो ट्रांसफार्मर्स के और जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं वेक्टर ग्रुप से। तो अभी इसका जिक्र आएगा यहाँ पर। अच्छा,
The three-phase winding can be connected in several ways. कोई based on the winding connection, the vector group of the transformer is determined. ठीक है, अब थ्री फेज कनेक्शन जिस समय बताया ना, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, अब तकरीबन 6 कॉइल्स हो गई और 3 कॉइल्स को हम एट ए टाइम तो 2 डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया हमारे पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने का। तो फिर वो कौन सा ट्रांसफार्मर मतलब किस वे से कनेक्टेड है, तो बड़ा सवाल ये होता है ना। तो उसके लिए हमारे पास उसको हम डिफाइन करते हैं वेक्टर ग्रुप के थ्रू। ठीक है, द ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप इज इंडिकेटेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ द ट्रांसफार्मर बाय द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम मैंने जो एक वीडियो पूरी ट्रांसफार्मर की दिखाई थी ना, किस तरह वो बुशिंग वगैरह की, तो उसमें आप अगर नोट करेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो नंबर प्लेट होती है, नेम प्लेट होती है, उसमें पूरी चीजें होती हैं कि उसके क्या क्या उसमें उसका टर्निंग रेशियो, उसकी इनपुट वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज कितना होगा, लो वोल्टेज साइड कितनी होगी, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। और उसमें एक चीज होती है वेक्टर ग्रुप लिखा होता है। वेक्टर ग्रुप एक्चुअली में हमें कनेक्शन ग्रुप बता रहा था कि इसके इंटरनल वाइंडिंग जो है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी, वो कनेक्टेड किस तरह है। ठीक है, अच्छा, the vector group indicate the phase difference between the primary and secondary। ठीक है, फेज डिफरेंस को मैं पहले ये पता होना चाहिए कि फेज होता क्या है। तीन फेज जो थ्री फेज में तीनों जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से कितना फेज डिफरेंस में होती हैं, कुछ याद है? सर कितने डिफरेंस में होती है? जी, फेज इन तीनों फेजेस के दरमियान डिफरेंस कितना होता है? सर मेरे ख्याल 1-1 फीट का सर। जी, कितना था आप मुझे समझा नहीं। सर आप डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, मतलब कितनी दूर है एक दूसरे से? हाँ, जो तीन फेज में दो फेज एक दूसरे से कितने, उन दोनों में डिफरेंस कितना होता है? सर 1 फीट का। 1 फीट का? खुदा का खौफ करें, मैं एंगल्स में पूछ रहा हूँ। क्या हो गया, फेज मतलब एंगल, फिट कहाँ से आ गया? अब ये देख लो, एक यही साइन, पूछ रहा था सर 230 वोल्ट। क्या हो गया है सर भाई? ये फेज सप्लाई सर जो इसका होता है सर, मतलब ये 2 वायर एक सर ये कनेक्टेड पूछ रहा होता है था। सर, एक 1 मिनट, फेजर सर 1 न्यूट्रल। एक मिनट सुना है, अब सुने गौर से। असल में क्या होता है कि एक आपके पास जो साइन वेव बनती है जो कि पावर कैरी करती है एक्चुअल में वेव में, कुछ इस तरह का होता है। मतलब इसमें इसका मतलब ये होता है कि आके आपके पास इस एरिया में पावर तो है, इस टाइम पे आपके पास पावर नेगेटिव में होता है, मतलब वो पावर नहीं होता। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए तो क्या होता है कि हम 3 फेज करते हैं। 3 फेज क्या मतलब क्या होता है, एक ये कहलाता है 0 फेज पे, दूसरा अच्छा क्योंकि एक ओवरऑल जो हमें पता है कि एक कंप्लीट साइकिल कितने में होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो अगर 360 को डिवाइड किया जाए किस में, 3 में, तो कितना पर बनेगा, कुछ इस तरह का होता है ये। तो ये 3 फेजेस होते हैं, इससे क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ये देख रहे हैं ऊपर वाली पूरी साइड कवर्ड है तकरीबन, ये फिर ये, ठीक है। तो इस वजह से 3 फेज में जो हर फेज का एक दूसरे से डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया यहाँ का। फिर जो आपके पास मिसाल दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ये प्राइमरी कॉइल्स हैं 3 कॉइल्स, ये सेकेंडरी 3 कॉइल्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान भी अगर फेज डिफरेंस होता है तो ये हमें इंडिकेट पता चलता है वेक्टर ग्रुप से। आई बात समझ में अब या नहीं? मतलब जो इसका फेज होता है, ये मिसाल लो 0 फेज, ये 120, ये 240 समथिंग ऐसे होता है ना। अब इन दोनों के दरमियान मिसाल दो जो फेज आपका डिफरेंस है, जो यहाँ पे इनकी वाइंडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम वेक्टर ग्रुप के थ्रू इंडिकेट करवाते हैं। अब कैसे होता है, अब ये देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर की 2 साइडें होती हैं, एक होती है प्राइमरी साइड जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कहा जाता है हायर वोल्टेज एचवी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 11 केवी यहाँ पे इनपुट आता है और 220 या 440 पे आपको आउटपुट मिलता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है एलवी साइड,
लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे ये टर्म्स भी मिल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी आपके पास साइड वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, या लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी, ये टर्म्स भी आपको किसी बुक्स में या नेट से अगर पढ़ रहे होंगे कहीं तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे। अच्छा, अब इन वेक्टर्स ग्रुप की जो डिटर्मिनेशन है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये वेक्टर ग्रुप किस में लाया करता है और उसके ट्रांसफार्मर की कनेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे एक ना अंडरलाइन किया हुआ है कि इफ टू ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट वेक्टर ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द फेज डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लोज बिटवीन द टू ट्रांसफार्मर्स। और दो ट्रांसफार्मर्स के दरमियान लार्ज अगर फेज डिफरेंस होने की वजह से, दो डिफरेंट फेज ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, आपके पास इतना सर्कुलेटिंग करंट दोनों के दरमियान गुजरेगा कि ट्रांसफार्मर ही उड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना लाजमी है। तो हम पहले आते हैं कि भाई ये मालूम कैसे होते हैं, इनका तरीकेकार क्या है। सवाल तो पहला ये होता है ना, या नहीं? यस सर। अच्छा, जी सर। हाँ, तो इसका जो तरीकेकार है वो कुछ इस तरह है कि जो आपके पास ना ग्रुप में देखेंगे ना फेज सीक्वेंस या वो आपके पास वेक्टर ग्रुप, तो कुछ इस तरह लिखा होगा dy11 dy6 या dy फला, इस तरह। अब ये है क्या चीज, अब इसमें ये चीजें देख लो। ये जो पहला वर्ड होता है ये इंडिकेट करता है आपकी प्राइमरी साइड के जो कॉइल्स हैं वो किस तरह कनेक्टेड है। ठीक है, अब प्राइमरी की कॉइल यहाँ पे लिखा हुआ है डी, इसका मतलब है जो प्राइमरी कॉइल्स हैं वो हमारी हैं डेल्टा कनेक्शन में, ये कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, यस सर। जो वाई बता रहा है, वाई का मतलब है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरह वाई कनेक्शन में होंगी। तो यहाँ तक ये बात हो गई क्लियर, तो पहले दो वर्ड्स तो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, जो आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है आपके 11, इसको कहते हैं 11 ओ क्लॉक। ठीक है, इसको लिखा हुआ है ना यहाँ पे LV वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड, मतलब वाई कनेक्टेड, इसको स्टार भी कहते हैं। और D इज इक्वल टू HV वाइंडिंग, मतलब प्राइमरी साइड जिसको हाई वोल्टेज साइड कह रहा है वो है डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, अब 11 का मतलब ये होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो फेज डायग्राम है उसमें आपके पास जो डेल्टा होता है, मैं इसको आपको ये देखें, जो आपके पास प्राइमरी साइड जो होती है उसको, उसका जो फेजर होता है ना, जिसका फेज डायग्राम बनाएंगे उसको हमेशा जो ये उसको हम कहेंगे एक घंटा यूं बनाते हैं, एक क्लॉक, इसकी लाइन जो होती है वो हमेशा 12 ओ क्लॉक होती है। अच्छा, मतलब वो उसका फेज हम एज ए रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज जो फेजर होता है वो साइड होती है, वो हमें बताता है वो जिस जगह पे होगा उधर से हमें एंगल का डिफरेंस पता चलेगा कि कितना है। अब ये आपके सामने मिसाल तौर ये लगा हुआ है, तो अगर आप नोट करें ये 12 है और ये 11 है, ये जो है आपका है ये वाली साइड, ये नजर आ रहा है, ये वाली यस सर। चीज, ये आपके प्राइमरी कॉइल है उस साइड का है प्राइमरी का, मतलब जिसको हाई एच भी कह रहे हैं, उसका फेज एज ए रेफरेंस के तौर पे, जो कि हमेशा 12, मतलब जो हम अगर क्लॉक में देखें तो क्लॉक का जो 12 होता है ना उसकी तरफ इंडिकेट होता है। और जो दूसरी साइड का जो फेजर जो बनता है आपका, जो वो जिस एंगल पे पहुंचेगा, तो इन दोनों को हम देखेंगे कि ओवरऑल इसका कितना क्लॉक बन रहा है। अगर टाइम आप अपने क्लॉक पे देखेंगे तो ये समझो कि 11 ओ क्लॉक बन रहा होगा, ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे 12 होता है, और जब भी इस तरह की एंगल हो, मिनट्स वाला कांटा आपका 12 पे